नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के लिए भी जीते हैं, कुछ बहुत बड़ा योगदान होता है उनका। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आइए इसी कड़ी में आज आपके बीच मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराने जा रहा हूं जो व्यक्तिगत जीवन में, प्रोफेशन लाइफ में अपने लिए, अपने कारोबार तो करते ही हैं, लेकिन उनके मन में एक जज्बा है कि हमें समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कुछ करना है। क्या करना है, क्या उनकी गतिविधियां हैं, उनके ही जीवन के अनुभव आज हम सुनेंगे। हमारे बीच में उपस्थित है करनाल से एडवोकेट नरेश बराना जी। आइए स्वागत करते हैं। तो नरेश बराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद भानु जी आपका। नरेश जी, आप चूँकि एडवोकेट हैं और साथ में आप एक बहुत सुंदर संस्था आप चला रहे हैं ना, नीफा है ना, जहाँ तक मुझे मालूम है नीफा। भाई जी, ये सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो संस्था है नीफा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। नीफा नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट्स करनाल बेस्ड संस्था है। सन 2000 में हमने संस्था की शुरुआत की थी। प्रितपाल पन्नू जी इनके जो है राष्ट्रीय चेयरमैन हैं और मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर, नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर जो है संस्था को हम जो है अग्रसर कर रहे हैं। 2000 में संस्था शुरू हुई थी और आज पूरे भारतवर्ष के 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज के अंदर संस्था की ब्रांचेज हैं। 7000 से ज़्यादा यूथ वॉलंटियर संस्था के साथ जो है पूरे एक्टिव तौर पर जुड़े हुए हैं और इसमें जो है नेशनल हमारी एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, महिला विंग है, यूथ विंग है। तो अलग अलग आयामों पर हम जो है संस्था के माध्यम से लोगों की, समाज की, राष्ट्र की और मानवता की सेवा करने के लिए दिमाग में इस प्रकार का जज्बा तैयार हुआ था और आज वो जो है पूरे जोरों शोरों पर समाज के लिए लगे हुए हैं। एक बहुत अच्छी संस्था है, शॉर्ट में इनका नाम नीफा है ना। नीफा, वेरी गुड। करनाल में ही नहीं बल्कि सब जगह तो एक्टिविटीज़ चलती है। क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके अंदर क्या क्या किस तरह के लोग आते हैं, जुड़ते हैं और एक्टिविटीज़ क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट्स, आर्ट के माध्यम से भी समाज की, देश की और मानवता की सेवा किस प्रकार से की जा सकती है। हम कोई भी बात अगर अपनी स्पीच में कहें तो वो बात मुझे लगता है कि कुछ कम समय के लिए ज़्यादा प्रभावी रहती है, लेकिन कोई बात हम आर्ट के माध्यम से अपनी बात कहें तो मैं समझता हूँ कि वो बात दिमाग पर, दिल पर बहुत असर करती है और बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हम अपनी बात को कह पाते हैं और इतना प्रभाव उसका पड़ता है कि जीवन के में जो है एक नई ऊर्जा का संचार हर व्यक्ति के दिमाग में होता है। तो हमारी 2 विंग है, आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट। अच्छा। आर्ट के माध्यम से समाज और देश का किस प्रकार से हम भला कर सकते हैं और एक्टिविस्ट समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो इवल्स समाज में है और समाज के लिए क्या जरूरी है, इस बात को लेकर के हम जो है अग्रसर हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हमारी संस्था ने अलग अलग आयामों में जो है काम किया है। जैसे अभी हमारे हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी समस्या थी एक कन्या भ्रूण हत्या की। हमने 2006 में वहाँ इनिशिएटिव लिया और उसमें इनिशिएटिव लेकर के लड़कों का जब जन्म होता था तो हम उसमें लोहड़ी का कार्यक्रम करते थे। लड़कों के जन्म पर खुशी मनाते थे, लोहड़ी का जो कार्यक्रम वहाँ पर होता था। लेकिन हमने जो लड़कियों को जो है गर्भ में मारने का इस प्रकार का एक बहुत बड़ा सिलसिला, बहुत बुरी बात हो गई थी और अनुपात बहुत ज़्यादा आपस में डिस्टर्ब हो गया था। तो हमने जो है 2006 में एक बीड़ा उठाया और उसमें जो हमने लोहड़ी बेटी के नाम एक कार्यक्रम की शुरुआत की। अच्छा। तो जब वो कार्यक्रम की हमने शुरुआत की तो शुरू में जो है बहुत कम पेरेंट्स अपनी बच्चियों की लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए आए और बहुत इस प्रकार की बात लोगों ने महसूस की कि भी जो है लोहड़ी बेटी के जन्म पर खुशी क्यों मनाएं। लेकिन वो बाद में इस लेवल पर कार्यवाही हुई कि एक बार हमने जो है 1 लाख बच्चियों की लोहड़ी जिनका फर्स्ट जन्म था, अच्छा, एक हमने जो है उसको सेलिब्रेट किया और इस प्रकार से हम जो है करीबन जो है 10 लाख से ऊपर बच्चों की लोहड़ी सेलिब्रेट करने में सक्षम हुए। और
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका एक कार्य जो है हमारा हुआ। संस्था के माध्यम से हमने 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है भारत सरकार द्वारा जो है हमारे को नेशनल यूथ अवार्ड घोषित किया गया था 2009 में, और 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था के माध्यम से बने हैं। चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या की बात हो, चाहे वो एड्स के खिलाफ एक मुहिम हमने चलाई, चाहे वो विश्व भाईचारे की बात हो, विश्व बंधुताओं की बात, वर्ल्ड पीस की, हमने उस पर जो है अपना जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और कथक के हमने संस्कृत के कला के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की, और करप्शन के खिलाफ एक मुहिम हमने चलाई, एक मशाल जलाई उसकी। इस प्रकार से 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे बने। और भारत के सरकार जो है किसी भी एक नेशनल यूथ अवार्ड किसी भी संस्था को साल में एक बार देती है। हजारों लाखों संस्थाएं हैं, लेकिन 2009 में भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा हमारे को नेशनल यूथ अवार्ड से नवाजा गया। तो इस लेवल पर हम कार्रवाई करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि संस्था किस प्रकार से कार्रवाई करती है। कोरोना के समय में जब सारी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं बंद थी, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद थे, उस दौरान जो है हमने महसूस किया कि ब्लड की कमी चारों तरफ हो रही थी। थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड के लिए दिक्कत हो रही थी, और ब्लड जो है जो सेंटर थे उनमें ब्लड की कमी हो गई थी। हम हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मैं और पन्नू जी वहाँ एक दिन बैठे, डिस्कस किया भी जो है कुछ विशेष कार्रवाई की जाए। तो जब हमने महसूस किया कि वास्तव में एक बहुत बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है, तो शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का 90वां शहादत दिवस आने वाला था। तो हमने महसूस किया कि इस बार एक दिन में 90,000 ब्लड डोनेट हम करेंगे। अच्छा। तो दिमाग में ठान ली, बहुत बड़ा टारगेट था। तो वो टारगेट जो है हमने अपने दोस्तों के साथ उसके जो है साझा किया, और फिर हमने पूरे देश के अंदर इस कार्रवाई को शुरू किया। और आप महसूस करोगे कि 23 मार्च 2022 में हमने 1502 कैंप लगाए पूरे देश के अंदर भ्रमण करके, और 1,03,000 ब्लड डोनेट एक दिन में हमने किया। इस प्रकार से माननीय राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी ने जो है उसका इनॉग्रेशन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसमें जो है अध्यक्षता के तौर पर रहे। तो इस प्रकार की हम टारगेट करके ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, जैसे मैं अभी बताऊं कि हमारी जो है 2025 में 25वीं वर्षगांठ होने जा रही है, सिल्वर जुबली हम सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने एक प्रकार का एक मुहिम अभी चलाई है। अब 21 सितंबर को हमारे स्थापना दिवस संस्था का है। उसके बाद हम जो है उसमें हमने टारगेट लिया है कि 25वां हमारा सालगिरह है, तो 2.5 लाख से ज़्यादा हम पौधे पेड़ पूरे देश के अंदर लगाएंगे। और लगाएंगे नहीं, उनका पालन पोषण भी करेंगे, उनको बड़ा करने में जो है पूरी ताकत लगाएंगे। और 2.5 लाख से ज़्यादा ब्लड डोनेट हम पूरे देश के अंदर इस दौरान करके हम सरकार को उसका देंगे। तो इस प्रकार के बड़े टारगेट और भी अन्य टारगेट हम रखेंगे, और इस प्रकार से हम समाज और देश में काम करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य है, और ये एक्चुअल में तो ये बिना जागृति की या बिना एक अंदर से रुचि हो उसके बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। सरकार का जो काम है यूँ कह सकते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं एक्चुअल में सारे काम सरकार के ऊपर सौंप देना भी उतना उचित तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप जैसे या ये संस्था जिस तरह से कार्य कर रही है तो सरकार तो बहुत खुश होंगे ही, और पूरा इंडिया। लेकिन इस तरह के कारोबार अगर हर स्टेट में होने लगे तो मुझे लगता है सरकार का जो आधा बोझ है या कारोबार है काफ़ी कम हो जाएगा। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है इस देश को, और धीरे धीरे जागृति आ भी रही मुझे लगता है। पर नरेश जी, अभी चूँकि आप एडवोकेट भी हैं और ये सामाजिक सेवाओं में भी आप इस तरह से जुड़े हैं, एडवोकेट की दुनिया और आप इस फील्ड में हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंसेस भी है। हालांकि वो भी समाज सेवा का एक अंग है। पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ और ये सोशल लाइफ ये अलग अलग चीज़ें हैं, कैसे मैनेज करते हैं? बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये इस प्रकार की बात वास्तव में समन्वय शुरू में काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के पास जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं 24 घंटे ही रहे हैं। बहुत बड़े कार्य उन लोगों ने किए हैं। अगर हम अपने जितने भी महापुरुषों की बात करें, सबके पास 24 घंटे ही थे। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात है। हाँ, सही बात। और मैं समझता हूँ कि जब आप दिमाग के अंदर ठान लें, तो जब आप सोच लें तो कोई भी काम
मुश्किल नहीं है। सही है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो जाता है। शुरू शुरू में जो है हमें व्यक्तिगत तौर पे बहुत काम करने की आवश्यकता पड़ती थी। अब संस्था में बहुत लोग जुड़े हैं, अब मैनेजमेंट की ही आवश्यकता पड़ती है। और बतौर वकील भी जो है हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करना में जो अपने जो मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ बहुत करना पड़ता है, क्योंकि जो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी बड़ी सोच रहती है कि जो हमारा प्रोफेशन है उसमें किसी की प्रकार की कोई दिक्कत किसी को ना रहे, वो प्रथम है जिम्मेदारी। परिवार की जिम्मेदारी है ही। और जो है सोशल जो लाइफ है, निश्चित तौर पे सोशल लाइफ के अंदर जो काम करने से जो ऊर्जा मिलती है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि उस ऊर्जा से हम प्रोफेशन को बहुत बड़ी तरह चला पाते हैं और परिवार में उस प्रकार से हो जाता है। मेरा सौभाग्य ये रहा है कि जो मेरा परिवार है, मेरी वाइफ है नीलम और मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा है दुर्गेश, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, एडवोकेट है। मेरी बिटिया है, वो दिल्ली के अंदर जो है फिजिक्स MSc कर रही है और वो बहुत अच्छा उनका समन्वय रहता है। मेरी वाइफ का जो है तालमेल बहुत बढ़िया रहता है। गांव में मेरे भाई हैं, परिवार में हम 5 भाई हैं और परिवार में जो है इस प्रकार से जो सारा का सारा समन्वय, वो सारा समन्वय हो जाता है। परिवार में सभी खुश होते होंगे कि जब एक परिवार का एक लाडला देश की सेवा में लग जाए और प्रोफेशनल लाइफ के साथ भी, तो गर्व तो होता ही है। हाँ, डेफिनेटली। तो उसमें जो है समन्वय बनाने में मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा दिमाग में जो आप सोच रहे, संकल्प से सिद्धि की बात हम जो जैसे हम महसूस करते हैं, यहाँ ब्रह्म कुमारी जी में भी हमने जो है बड़ा इस प्रकार की बात सोची है और महसूस की है। तो अगर आप संकल्प करें तो आप कोई भी काम जज्बे से कर सकते हैं और उसका परिणाम है कि संस्था भी काम कर रही है, परिवार भी ठीक चल रहा है, प्रोफेशन भी बढ़िया हो रहा है और प्रभु की बड़ी कृपा है और सब ठीक हो रहा है। नरेश जी, आप ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में बैठे हैं, यहाँ पहले आए थे, फर्स्ट टाइम आए? मैं 6 साल पहले यहाँ पर आया था। हमारा एडवोकेट्स का एक कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें आया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। उससे मैं यहाँ पर मैं आया, प्रथम बार आया था। अच्छा। तो आज अभी जो है मैं दूसरी बार यहाँ पर दूसरी बार आए, कैसा लग रहा है? कुछ अनुभूतियाँ, यहाँ की यादें, बातें जो आपको अच्छा लगा? वैसे दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन तो है और भी कई सिखाने की संस्थाएं भी है, पर यहाँ आके जो आपने अनुभव किया है, कुछ अनुभव की बातें हो जाए। मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे वास्तव में जैसे हम कल्पना किसी बात की कर सकते हैं, एक स्वर्गपुरी की हम बात सोचते हैं, भी स्वर्ग कैसा होगा। हम सोचते हैं कि कितना अच्छा एटमॉस्फेयर कहाँ हो सकता है, चारों तरफ प्रकृति भी हो, लोग भी अच्छे हों, सकारात्मक सोच भी हो और किस प्रकार से लोग प्यार से समन्वय के साथ सामंजस्य बना करके किस प्रकार से रह रहे हों। एक कल्पना अगर हम आंख बंद करके अपने दिमाग के अंदर सोच ले तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा धाम है। यहाँ आकर के जैसे ही हम ऊपर यहाँ इस तरफ जो है पहाड़ की तरफ चढ़ने शुरू होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम एक अलग वाइब्रेशन के अंदर घुसते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और अलग प्रकार का ऊर्जा का संचार पूरे शरीर के अंदर होता है। आत्मा के अंदर एक अलग प्रकार की शीतलता आती है और दिमाग और बुद्धि जो है वो इस प्रकार का काम करना शुरू करती है कि वास्तव में आप एक अच्छी जगह पर है, बहुत अच्छे यहाँ महसूस होता है। इसके पीछे का कुछ रहस्य है जो सब अपने अपने अनुभव के तरीके से वो समझ पाते हैं एक्चुअल में, पर इसके पीछे एक सत्ता तो है, सुप्रीम पावर, जो ये सारे ब्रह्मांड को जो चला रहे हैं, समझ लो वही इसको भी चला रहे हैं, पर उनका कुछ पावर कुछ ज़्यादा इस जगह पे है, ऐसा है। क्योंकि खींचने वाला भी तो चाहिए ना, वैसे उनका पावर तो सब जगह है लेकिन खींचने वाले चुंबक को खींचता है ऐसा। तो ये चूँकि ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है, परमात्मा का घर कहते हैं, और जो परमात्मा के अंदर जो क्वालिटीज़ है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो सारी चीज़ों के आधार पर ही यहाँ जो आपने देखा होगा जितने लोग यहाँ पर सेवाओं में रत हैं, यहाँ नौकरी शब्द भी नहीं बोलते, सेवा बोलते हैं सभी के चेहरे खिले हुए हैं, जैसे कि आपने बताया सब खुश हैं। तो आप इस खुशियों के समंदर में डुबकी लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ आते रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि आप तो परिवार का एक हिस्सा भी बन गए हैं। नरेश जी, अभी देखा जाए कि स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करते हैं, आपने तो अनुभव किया है, लेकिन अभी बाहर देखें संसार में तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के तरफ लोगों की रुझान जो है ना काफ़ी कम होता जा रहा है। कहें ये अलग बात है, जहाँ जागृति है, जहाँ पर कई कुछ लोग हैं, समझ में तो आता है, लेकिन जीवन
में आध्यात्मिकता जरूरी है, ये कितना जरूरी है? आप अपने अनुभव से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसा समझता हूँ भानु जी कि ज्ञान का होना एक अलग बात है और जीवन में उसको उतार करके उसको चरितार्थ करने का अलग बात है। समाज में जो लोगों से हम मिलते हैं, बातें वही हैं, लोगों के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, समझदारी की बातें जब बातें करने लगते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब व्यवहार में लाने की जब बात होती है, वाणी से जब बोलने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं जीवन जब जीने की बात होती है, तो जब महसूस होता है कि बात कह कुछ रहा था लेकिन हो कुछ रहा है, तो ये अब जो है ये जो दोहरापन है ये सबसे बड़ा नुकसानदायक है। सही बात। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का एक तप है, व्यवहार का एक तप है। चरित्र में जैसे बहुत बातें आती हैं, आपके वाणी की बात आती है, आपके व्यवहार की बात आती है, आपके जीवन जीने की बात आती है, तो वो सारी की सारी बातें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो वही अध्यात्म की शुरुआत है। सही बात। और जो फालतू का जो अननेसेसरी जो आपके पास ज्ञान है उसको बाहर उड़ेल करके अंदर की यात्रा करना वो अध्यात्म है। सही बात है, और वो आएगी इस अध्यात्म ज्ञान से। और बहुत सुंदर। भाई जी, आप वकालत करते हैं। वैसे तो मैंने सुना है कि वकालत जब करते हैं तो कई ऐसी बातें होती हैं कि हर वकील अपने केस को जीतने के लिए ही करते हैं, पर मुझे डिटेल में तो नहीं पता। आपसे फिर प्रैक्टिकल कुछ जानकारी अभी मिलेगी ऐसा मुझे लगता है कि जज तो एक हैं और वकील दो होते हैं, 3-4 और भी कई होते होंगे, लेकिन अब जो केस की बात है, जो लड़ाई जिसके लिए लड़ी जाती है, तो जो सत्य बात है वही सामने आए और उसी की विजय हो, ऐसा तो ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि क्योंकि जो सत्य बात है लेकिन अपोजिट साइड के जो वकील हैं उनको वो सत्य को झूठा ठहराना है और झूठा ठहरा के उनको फीस भी मिलती है, ऐसा भी। तो ये कहाँ तक सच है? क्या ऐसा होता है या ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या कहते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अदालत में जो है कानून एक अलग बात है और सच्चाई एक अलग बात है। कानून अपने हिसाब से काम करता है, जज साहब अपने हिसाब से फैसले सुनाते हैं जो कानून की उनकी परिधि में आते हैं। कई बार चाह करके भी कुछ ऐसा नहीं सुना पाते क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार के हैं, एविडेंस इस प्रकार की है, सबूत इस प्रकार की बात है। और मैंने शिवानी बहन जी को एक बार सुना था और मैंने बहुत बार उनको मैं अक्सर सुनता हूँ, तो मैंने उन्होंने एक बात कही थी कि वकालत संसार का एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके माध्यम से आप समाज की लोगों की सबसे ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। बराबर। और लोगों को सिर्फ एक न्याय की बात नहीं है। आप समझते हो कि देश की जब आज़ादी हुई थी, एडवोकेट्स ने अपने सबसे ज़्यादा उसमें रोल अदा किया था। अब भी आप महसूस करते हो कि जब भी किसी प्रकार की कोई देश के अंदर बात आती है तो एडवोकेट्स उसमें सबसे पहले बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और अदालत में न्याय सिस्टम को मेंटेन करने के लिए वकील की सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है। और इस सारे समन्वय को बैठा करके एडवोकेट्स निश्चित तौर पर कई बार जो पक्ष होता है निश्चित वो पक्ष वास्तव में कई बार हमें पता होता है कि ये गलत है, लेकिन उसमें भी समन्वय हो जाता है और अपनी बात को हम ईमानदारी के साथ कोर्ट में कहें। अब कई बार ये बात होती है कि कोर्ट में एडवोकेट झूठ बोलता है, इस प्रकार की बात होती है, झूठ सच को झूठ करना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एडवोकेट कोर्ट में झूठ नहीं बोलता है। वो अपनी बात को कहता है कि इस प्रकार का गुहाई एक मेरे इस गुहा ने दी है, ये गुहा नंबर 1 ये बात कहता है, गुहा नंबर 2 ये बात कहता है और ये कानून है, फैसला जज साहब ने करना है। नहीं वकील साहब, मैं एक्चुअल में इस क्वेश्चन के पूछने के पीछे मेरा एक मकसद ये था जो मैं जानना चाहता था आपसे। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि जैसे कोई एक सिद्धांतवादी वकील भी होते हैं, डॉक्टर भी सिद्धांतवादी होते हैं और हर प्रोफेशन में होते हैं ऐसे, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है, आप ऐसे वकील भी होते हैं या जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप हैं कि कोई आपके पास केस आया हो और अगर वो बात सही है तो सही तरीके से आप पेश करते हैं, जीत जाते हैं, उसकी फीस मिलती है, वहाँ तक तो ठीक है, खुशी होती है।
लेकिन अगर कोई बात झूठ है और उसको सही करना हो, झूठ को सही करना हो या अपोजिट निगेटिव तरीके से उसको हमें सिद्ध करना हो, क्या आपके सामने भी ऐसी कोई बातें आई है आती है तो क्या आप कैसे हैंडल करते हैं, या उस केस को नहीं लेते हैं या लेते हैं? तो क्योंकि मुझे जहाँ तक अनुभव है, लगता है मुझे, मैं कुछ दोस्त लोग इस फील्ड में हैं, आपने भी महसूस किया होगा अगर हम झूठ केस में या किसी को झूठे में फंसा दिया तो कहीं ना कहीं आत्मग्लानि तो होती होगी। अगर उसमें हमने जिता दिया तो कुछ फील होता होगा, ऐसे कई आत्मा तो सबके अंदर है। तो ऐसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे हमें उसको मेंटेन किया जाए जिसमें स्पिरिचुअल पावर के साथ हम सत्य के साथ खड़े रहें? तो इसका कुछ एग्जाम्पल अपने लाइफ से। डेफिनेटली बहुत बार इस प्रकार की सिचुएशन आती है। मैं 96 में वकालत में आया था, आज 28 साल हो चुके हैं, और हर किस्म के हर प्रकार के जो है केस हमने हैंडल किए हैं, और हर प्रकार की परिस्थितियाँ, इस प्रकार की परिस्थितियाँ अक्सर हमारे सामने आती हैं। मेरे सामने ऐसे बहुत बार इस सिचुएशन क्रिएट हुई है कि बहुत इस प्रकार की बात आई कि मुझे पता है कि ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बिल्कुल गलत बात है, इस व्यक्ति ने बहुत गलत किया है। मैं भानु जी आपको बताऊं कि एडवोकेट हैं, सिर्फ पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, गुड, दुआएं कमाना हमारा मकसद है। मैंने शिवानी बहन जी का जो जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि एडवोकेट जिंदगी में जितनी दुआएं कमा सकता है, किसी प्रोफेशन में ऐसा नहीं है कि जो आप ज़्यादा दुआएं कमा सकते हो, किसी का आशीर्वाद। हम समझते हैं कि कई बार इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है जब किसी के साथ बहुत अन्याय होता है और अदालत से उसको न्याय मिलता है, उसकी आंखों से जब आंसू आते हैं खुशी के, इस प्रकार की बात की, वो किसी फीस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है। और मेरे दिमाग में अब बात आपने शुरू की है, अभी एक गांव के, एक लेडी गांव के केस वो आया था मेरे पास, तो उस समय एक छोटी बच्ची के साथ बड़ा दुराचार हुआ था, और उसके जो जिन्होंने किया था वो परिवार मेरे पास आया, उसने कहा इस प्रकार की बात, उसने कहा, वो तो बड़ा परिवार था, फीस भी उसमें अच्छी देने को तैयार थे, और आज से 10 साल पहले की बात बल्कि मैं है। तो मैंने उनको बिल्कुल 100% मेरी आत्मा ने कहा कि इनको ज़्यादा देर अपने पास बैठाना भी उचित नहीं है, और मैंने डिनाई कर दिया। छोटी बच्ची के साथ इस प्रकार की बात, और उसमें हम इस प्रकार के अपने आप को रखें, तो इस प्रकार के बहुत इस मैटर मेरे पास आए, और मैंने जिसमें लगा कि मैं इनजस्टिस मेरे से हो जाएगा, मेरी आत्मा के साथ इंजस्टिस, मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। इस प्रकार की बात बहुत बार मेरे साथ हुई। बहुत बार जब वकील इस बात को समझने लगेंगे और समाज के सामने, तो जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, तभी तो सुधरेगा समाज। वकील की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ समाज के लिए, देश के लिए और मानवता के लिए है, और ये वकील ही एक ऐसा जो है प्रोफेशन है वकालत का, जिसमें सबसे बेटर वो समाज को कर सकता है। समाज को, सही बात है, एक अच्छी दिशा, न्याय दिला सकता है, बहुत बड़ा रोल है। नरेश जी, आप ब्रह्मा कुमारी में आए हैं, तो यहाँ की कुछ परिवर्तन, आपके अंदर की कुछ कहानी अगर समाज में जो लोग हैं, केवल वकील ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, कलाकार, सब प्रकार के लोग हैं समाज में, बच्चे भी हैं, युवा हैं, बूढ़े हैं, आपने जीवन की कुछ ऐसे टिप्स जो आपको मतलब जिनसे आपको खुशी मिलती है, या एक ऐसी टिप्स होती है अपने लाइफ में कि मैं ऐसा सोचता हूँ जिसके वजह से मैं इतना पॉजिटिव हूँ या स्पिरिचुअल हूँ, ऐसी कुछ बातें ऐसी होती सबके जीवन में, जाते जाते अपने जीवन से संदेश देते हुए कुछ? भानु जी, मैं ब्रह्म कुमारी से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। सेक्टर 7 करनाल में सेंटर है, प्रेम दीदी जी के माध्यम से मेरा जुड़ाव वहाँ पर हुआ है, और पीछे मैंने वहाँ से राजयोग भी, मैंने और मेरी पत्नी नीलम ने वहाँ से राजयोग भी जो है हमने सीखा है, और महसूस किया है कि जो बाहर से अंतर की जो यात्रा है, और जिससे अपने आप को, जैसे हमने महसूस किया है कि शरीर को हम ताकतवर रखने के लिए अलग प्रकार के योग प्राणायाम ये करते हैं, उनको खाना खिलाना किस प्रकार से सिस्टम है, लेकिन हम अपनी आत्मा को किस प्रकार से ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं, आत्मा के क्या गुण हैं, और किस प्रकार से हम आत्मा को सुदृढ़ बना करके, और जो आत्मा का स्वभाव है उसको किस प्रकार से प्रयोग करके हम चारों तरफ शांति का, प्यार का, पवित्रता का किस प्रकार से फैला सकते हैं, तो मैंने महसूस किया है, और मुझे यहाँ से एक अलग प्रकार की ताकत
मिलती है और उस आत्मिक ताकत के साथ हम समाज के लिए, देश के लिए और मानवता के लिए ज़्यादा काम करने में सक्षम हुए हैं। वाह भाई, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अनुभूतियाँ आपने अपने दिल में सजा के रखा है और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और देश और दुनिया की सेवा करते रहेंगे। अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके नरेश जी, फिर मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो सुना दोस्तों, आप सभी ने एडवोकेट नरेश बराना जी से बहुत ही सुंदर सुंदर बातें सुनी। मुझे विश्वास है कि उनकी छोटी छोटी जो टिप्स हैं जीवन में जीने की, जो कला का एक अच्छा उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने जो पेश किया है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो। एक बहुत सुंदर ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं नीफा, उसकी एक्टिविटीज़ से आप परिचित हुए। आपके मन में भी ज़रूर कहीं ना कहीं दिल के कोने में कुछ न कुछ ऐसी अनुभूतियाँ ज़रूर टच की होगी, कुछ अच्छा करने की जज्बा आपके मन में आया होगा। ढूंढिए आप भी अपने सपनों को, उड़ान भरिए वहाँ और निकल पड़िए उस रास्ते पर जहाँ समाज और देश और विश्व की सेवा में आपका जीवन भी कहीं ना कहीं कुछ काम आए। हमारी यही शुभकामना है कि आप अपने जीवन में खुश रहें, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ें और एक जीवन को सही दिशा देने में आप कामयाब हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।